उत्तर प्रदेश के देवरिया में 6 लोगों की हत्याकांड के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कल देवेश अपने गांव फतेहपुर के लेहड़ा टोले में गए थे। उनके साथ कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मीडिया भी गई थी। शशांक मणि जी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा देवरिया के भावी उम्मीदवार हैं, वो भी गए थे। क्या उनका अनुभव रहा, क्या वहाँ पे इन्होंने देखा, क्या अनुभव किया, उन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आप वहाँ गए तो क्या क्या चीज़ें आपने देखा, क्या फील हुआ आपको? देखिए, एक तो मेरा मन, मैं दिल्ली में था 1-2 दिन के लिए और मैं बार बार लोगों से पूछताछ करता रहा और तुरंत जैसे वैशाली से आया तो मैंने बोला वहाँ जाना आवश्यक है। और जब मैं वहाँ गया और देवेश को देखा, एक बहुत छोटा सा कमरा है जिसमें उनके कुछ और चीज़ें थी, उसको समेट रहा था वो बेचारा। बहुत मतलब जिसे कहते हैं हर समय उसके भौकार मार के रो रहा था। तो खैर हम लोगों ने सांत्वना दिलवाई। मैंने अपनी तरफ से 1 लाख की धनराशि दी ताकि उसको तत्कालीन कुछ मदद मिले और हम लोगों ने ये भी कहा कि आने वाले समय में यदि आपको सरकार नौकरी नहीं दे पाती है किसी और कारण से तो हम लोग भी उसमें सहायता करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि वह लोग अनाथ हो गए हैं और हम लोग को सरकार तो खड़ी है उनके साथ, जो दोनों पक्षों की बात सुन रही है, देख रही है, लेकिन इन अनाथ बच्चों को 2 बच्चे हैं, 1 लड़की है जिसकी शादी हो गई है, इनको हम लोग को एक तरह से परिवार की तरह उनको घेर लेना पड़ेगा। उनको ऐसा न व्यतीत हो कि हम लोग खड़े नहीं उनके साथ, इसीलिए मैं वहाँ गया था। और मैं चाहता हूँ कि अन्य लोग जो इसको देख रहे हों, जो आज की श्रद्धांजलि सभा में आ रहे हों, वो भी यही करें कि इन बच्चों को जो अनाथ हो गए हैं, बहुत जिसे कहते हैं दयनीय स्थिति थी, तो उनको हर समय की जिस प्रकार की मदद है, और आर्थिक मदद तो एक है लेकिन मानसिक मदद भी मिले। मैं जब उस छोटे भाई को देखने गया गोरखपुर, तो मैं अंदर नहीं गया। प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई, मैंने पूछताछ करी, बोला अभी उचित नहीं रहेगा, तो मैंने दूर से ही देखा। तो मैंने देखा बच्चा है, वो अनाथ हो गया, उसने ये दृश्य भी देखा होगा। तो किस प्रकार से हम लोग उसकी सहायता करें, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से खड़े रहें, यही मेरा आग्रह है, इसी के लिए मैं वहाँ गया। जैसे सत्य प्रकाश दुबे काफ़ी गरीब थे, रहने के लिए उनके पास घर भी नहीं था, लेकिन वो बार बार तहसील के कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। सरकार आप ही लोगों की है। भले ही 2014 से ये सब मामले चल रहे हैं, लेकिन 2017 के बाद से आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और 2014 से केंद्र में है। तो आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, तो आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता है कि सत्य प्रकाश दुबे के साथ यहाँ पे ब्राह्मण विधायक भी हैं, स्थानीय वहाँ के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो जब उनको ज़रूरत थी उस समय सपोर्ट वो मिला होता तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता? देखिए, हर व्यक्ति को लगभग कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर परेशान कर रही हैं और 2014 में के पहले ज़्यादा था, अब कम हुई हैं, लेकिन पूरी तरह ध्वंस नहीं हुई है। और इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया है, कुछ लोगों को निरस्त किया है, कुछ अफसरों को देखा है, पहले वालों को भी जो एक्शन लिया है। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि कार्रवाई अभी भी चल रही है, जो दोषी हैं वो उसको हम लोग कैसे पकड़ें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें 2 बातें रखूँगा कि हम लोग को प्रयत्न रखना चाहिए कि साफ़ सुथरा व्यक्ति यदि सरकार में रहे, जैसे योगी जी हैं, तो साफ़ सुथरी कार्रवाई होगी। लेकिन प्रदेश बहुत बड़ा है, 23-24 करोड़ लोग हैं, तो जब तक वह साफ़ सुथरापन 7 साल 8 साल में नीचे धरातल पे प्रेम यादव के हत्यारों पर भी कार्रवाई होगी? उसके देखिए दोनों तरफ, मेरे हिसाब से न्याय दोनों तरफ होना चाहिए। लेकिन मेरी जो संवेदना आज की तारीख में इस परिवार में इसलिए है क्योंकि बच्चे हैं, अनाथ हैं, और जिस प्रकार से कुछ बच्चियों का भी हत्या की गई वो बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत था, किसी भी हिसाब से करिए। देखिए, मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक परिवार में हूँ जहाँ पर हमारे ताऊ जी पे भी आक्रमण हुआ था एक बार। मुझे मालूम है उस दिन जब मेरा अपना खून मुझे देना पड़ा मेडिकल कॉलेज में जाके। तो देखिए, ये सब समाज में तनाव सालों से चलता आ रहा है, उसके भी जो कई कारण उसमें मैं 1 मिनट में बात करूँगा। लेकिन आज की तारीख में आप किसी भी घर में घुस के बच्चों को मारें, ये गलत है, सरासर गलत है, और मेरे हिसाब से इसकी जितनी भी कठोर निंदा की जाए वो कम होगा। तो इस समय मेरी सद्भावना उस परिवार के साथ है और आने वाले समय में मैं यही कहूँगा। दूसरा पहलू जो मैं रखना चाहता हूँ, इसका मूलभूत कारण क्या है? इसका मूलभूत कारण 2 है। एक तो करप्शन है कि आप छोटे-छोटे जगह पे जाके किसी को आपने पैसा दे दिया तो लाइन यहाँ नहीं खींची, यहाँ खींची, अपनी ज़मीन। भूमि माफिया इसमें बहुत काम कर रहा है, उनको हम लोग को पूरी तरह नष्ट करना है। इसके लिए योगी जी खड़े हैं, लेकिन स्थानीय रूप में हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर कहर पहुँचानी पड़ेगी समाज की इन पे, तो समाज भी पहुँचाएगा, सरकार तो कहेगी, सरकार और समाज को मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज़, जो दूरगामी चीज़ मैं कहना चाहूँगा श्रोताओं को, कि आज की तारीख में सिर्फ ज़मीन के विवाद से हम लोग यहाँ पर आधी चीज़ें
हो रही हैं, पीछे मेरे एक केंद्र खड़ा हुआ है। उस केंद्र का लक्ष्य यही है कि ज़मीन की उपज से हम लोग कितना भी हम लोग साधन करें, कम ही हो रहेगा, और परिवार बड़ा होता जाता है तो ज़मीन में बँटवारा होता रहता है, तो वो तो सीमित है। जो असीमित है, जो कि जिसे कहते हैं अपार है, वो हम लोग की क्षमताएँ हैं। उन क्षमताओं को हम लोग कैसे पिरो के उद्यमिता से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएँ। उसमें किसी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं हल्दी की, ठीक है, किसान आपको हल्दी देता है, लेकिन उस हल्दी में अगर आप 50 लोगों को काम देते हैं, यहाँ पर जो हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर मैंने लगवाया है, उसके लिए किसी उपज की ज़रूरत नहीं, उसमें तो सबकी हाँ, सबकी सर्विस है। इस प्रकार की जो सोच मैं लेके आया हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इसको नहीं लेके आया, मेरे पीछे मैंने एक बड़ा केंद्र खड़ा किया है, ताकि मेरे आगे भी ये केंद्र चलता रहे इस क्षेत्र के लिए। इस सोच से लोग जुड़ें, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है मैं रखूँगा, एक तो न्याय का पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि सामाजिक अगर समृद्धि लानी है तो सिर्फ ज़मीन पर निर्भर होना पूर्वांचल के लिए उपयुक्त नहीं है। हम लोग को अन्य उद्यमों को खड़े करने पड़ेंगे। अगर आप किसी और उसमें चले जाएँ, कर्नाटक में चले जाएँ, गुजरात में चले जाएँ, तो इतना विवाद इसलिए नहीं होता है कि निर्भर ज़मीन पे नहीं, कुछ हद तक होगा, वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कि आप लोग अपने बच्चों को यह भी पाठ सिखाइए कि कैसे हम लोग उद्यमिता से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएँ। एक अंतिम सवाल शशांक जी आपसे हम लेना चाहेंगे। नेता बनने के पहले, नेता तो आप हैं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि बनने के पहले जो लोग वादे करते हैं, अगर वो वादे पूरा कर देते तो देश का कायाकल्प हो गया होता। तो आप पर भरोसा कोई क्यों करे? कहीं हो सकता है कि आप भी जो वादे कर रहे हैं वो फॉल्स प्रॉमिसेस हैं। सांसद बनने के बाद आप इन सब वादों को भूल जाएं, आपसे मिलने के लिए लाइन लगाना पड़े। तो चीज़ कहूँगा, देखिए, मुझे बता दिए कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो बिना किसी पद के 3000 स्क्वायर फुट का उसने अपना राजनीतिक ऑफिस खोला है। कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो कि 20 करोड़ रुपए ले आया है, पीछे आप देख रहे हैं खड़ा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 17 लाख महिलाओं को इंटरनेट से जोड़ा हो, जिसने हर घर लक्ष्मीबाई में इतनी बड़ी मूर्ति लक्ष्मीबाई की बनाई हो कि सब महिलाएं यहाँ पर प्रभावित थी, जिसने 220 लोगों का कॉल सेंटर खुलवाया, जिसने हल्दी का उपज करवाए, जिसने 200 ऐसे उद्यमी खड़े किए हैं, 10,000 रोजगार लगभग गंवाए। मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये सब पर्याप्त है। अभी मुझे काम करना है, मैं हटा नहीं हूँ, मेरी आकांक्षाएं अपने क्षेत्र के लिए अपार हैं। तो इस गिना के मैं नहीं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पद के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तो पद के पहले ही कर चुका हूँ। अगर मुझे आप लोग राजनीतिक शक्ति देती हैं, पार्टी मुझे टिकट देती है, तो इसको दुगना तिगुना 10 गुना करने की क्षमता रखता हूँ। यही मेरा जो परिचय है लोगों से, यही है कि मैं सिर्फ पोस्टर बैनर नहीं लगाया हूँ। पोस्टर बैनर भी आवश्यक है, वो भी लगाऊंगा, क्योंकि जब तक जनता के बीच में मेरी आवाज़, मेरा चेहरा नहीं जाएगा तो कैसे लोग पहचानेंगे। लेकिन सिर्फ चेहरा नहीं, उसके बीच में एक सोच है। और सोच क्या है? सोच ये है जो मोदी जी ने कही है, सबके प्रयास से सबका विकास हो। मेरा ये मानना है कि पीछे वाला केंद्र है, कई लोग बैठे हुए हैं, उनका यहाँ पर बहुत सौजन्य रहा। इस ज़मीन को खरीदने में कई लोगों ने मेरी मदद करी। इस केंद्र को बनाने में जो इंटरनेट साथी का प्रोग्राम मैंने 7 जिलों में किया, उसमें बहुत लोगों ने मेरी मदद करी। तो मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा प्रमाण 2 है। एक तो ये मैंने काम करके टिकट में मांग रहा हूँ, या काम करके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और देखिए, ये मैं मांग नहीं रहा हूँ, ये तो पार्टी देगी किसी को, इसके उस लाइन में मैं खड़ा हूँ, ये अलग बात है। दूसरी चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं मान लीजिए किसी पद पे आऊँ, जो भी उपयुक्त पद पार्टी मुझे देती है, तो मैं सबके प्रयास से काम करूँ। मैं शक्तिशाली हूँ एक तरह से, क्योंकि IITian हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं पूरे देश भर में, 7500 लोगों को मैंने पूरे देश में तैयार किया है। लेकिन मेरी शक्ति अभी इतनी बड़ी नहीं हुई, मुझे तो सबकी शक्ति चाहिए। मैं सबकी शक्ति पिरोना चाहता हूँ। मेरा किरदार जामवंत है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ छुपे हुए हनुमान को जगाऊँ। जैसे मैंने राहुल मणि जी को प्रोत्साहित किया तो वो उठे खड़े हुए और इतने लोगों को बढ़ाया। जैसे कई और लोग हैं यहाँ पर, आप देखेंगे RC कुशवाहा साहब हैं, विभा पांडे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मैं चाहता हूँ कि पूरा क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी जागे, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति, यदि मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर पाऊँ, एक बार पार्टी मुझे अनुमति देती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पोस्टर बैनर से नहीं, काम करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाऊँ। शशांक जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देवरिया लोकसभा से जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के एक सशक्त मजबूत दावेदार हैं, इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो आप जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली से आते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। चूँकि इंडियन आर्मी से इनके जो परिवार के हैं लोग वो जुड़े हुए हैं, तो डिसिप्लिन आप देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। इनके काम करने का तरीके से भी आप सभी वाकिफ़ होंगे। सियासी चेतना के लिए देवरिया से अमित, नमस्कार।